हेलो, नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज का जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो भी हाल ही में हुए सुसाइड केस पे से डिराइव होता है। और वो सुसाइड केस है अतुल सुभाष का। अतुल सुभाष जो बेंगलोर में एम्प्लॉयड थे, आईटी एआई इंजीनियर थे, उन्होंने 9 दिसंबर को सुसाइड करा। एंड आज 18 दिसंबर हो चुकी है, 9 दिन बीत चुके हैं। एंड 9 दिन के बाद भी उनके केस में कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं लिया गया। जो उनकी वाइफ हैं, वाइफ की फैमिली है, उनके अगेंस्ट जो भी फॉल्स केसेस हैं वो उसके अगेंस्ट उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। अब ये सुसाइड जब जब सुसाइड की कंडीशन उनकी आई, वो सुसाइड उन्होंने करना सही समझा। अब इसके लिए कई चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं, लीगल सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, उसका मिसयूज़ जैसे किया जाता है वो एक प्रॉब्लम है। अभी हम उन सब चीज़ों पे डिस्कस इस वीडियो में नहीं करेंगे। इस सब का डिटेल में मैंने जो डिस्कशन अपने प्रीवियस वीडियो में किया है, जो अतुल सुभाष के केस को लेकर ही था, और उस केस में क्या हुआ एग्जैक्टली, क्या लॉ की तरफ से मिसयूज़ हुआ, जो गर्ल एंड गर्ल की फैमिली थी उन्होंने कौन कौन से फॉल्स केसेस डाले और उसका क्या कॉन्सिक्वेंस निकला, वो सब चीज़ें मेरे उस वीडियो में हैं। आप प्लीज़ उस वीडियो को भी आप देखिएगा तो आपको उस केस की पूरी हिस्ट्री समझ में आ जाएगी। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पे हम ये वीडियो बना रहे हैं वो है रेड फ्लैग्स। रेड फ्लैग एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी चीज़ को एवेल्युएट करते टाइम हमारे को ऑब्जर्व कर लेनी चाहिए, और हमें अगर रेड फ्लैग नज़र आते हैं तो हमारे को उस चीज़ के साथ प्रोसीड नहीं करना चाहिए। अतुल सुभाष के केस में जो सबसे बड़ा उनके सुसाइड का कारण था वो थी उनकी मैरिज। और उनकी मैरिज के लिए जो उनका पार्टनर का सिलेक्शन था, वो पार्टनर का सिलेक्शन में बहुत सारे रेड फ्लैग्स थे। अब जो आदमी इस दुनिया में नहीं है, मैं उसके लिए तो अब कुछ नहीं कर सकता, पर उसके केस से मेरे को जो लर्निंग्स मिली हैं और उस केस से जो जिस चीज़ की कमी हाईलाइट हुई है बुरी तरीके से, वो है रेड फ्लैग्स। उनका आइडेंटिफिकेशन कैसे आइडेंटिफाई उनको करा जा सकता है, उसको लेके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि जनरल पब्लिक में जो मैरिजेबल एज में जो यूथ है, जिसमें से जो लड़के हैं लड़कियां हैं जो मैरिजेबल एज में हैं और अपने लिए पार्टनर सर्च कर रहे हैं, एवेल्युएट कर रहे हैं प्रपोजल्स को, वो इन सब रेड फ्लैग से अवेयर हो सकें और अपना पार्टनर का सिलेक्शन वो जितना एक्यूरेट और जितना बैलेंस्ड हो सकता है उतना वो बैलेंस कर सके। अब रेड फ्लैग्स वैसे तो आइडेंटिफाई करना इक्वली इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप मेन हो या आप वुमेन हो, पर क्योंकि लीगल सिस्टम जो है इंडिया का, जो लीगल लॉज हैं मैरिज से रिलेटेड, पोस्ट मैरिज कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड, वो वुमेन के फेवर में बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हैं। एंड वो वुमेन को तो बहुत अच्छी तरह प्रोटेक्ट कर देते हैं, एम्पावर कर देते हैं, पर जो मैन हैं वो हेल्पलेस फील करते हैं। एंड उनके लिए वो केस का प्रोसीडिंग को अटेंड करना और केस को लड़ना एक नेवर एंडिंग बैटल की तरह हो जाता है। और साथ ही साथ जितना फैमिली सपोर्ट गर्ल को मिलता है उतना फैमिली सपोर्ट बॉय को नहीं मिलता। फैमिली भी उसका पूरा साथ नहीं देती, क्योंकि फैमिली के मेंबर्स को भी जो लड़की होती है वो फॉल्स केसेस में फंसा देती है, उनके ऊपर भी वो फॉल्स केसेस कर देती है। तो एक तरीके से एक फैमिली के सारे मेंबर्स ही एक्यूज़ कर दिए जाते हैं क्राइम के। एंड तो फैमिली का भी कोई सपोर्ट आपस में नहीं बचता। एंड लीगल सिस्टम तो मेन के फेवर में होता ही नहीं, तो लीगल सपोर्ट भी कुछ नहीं मिलता। तो इस वजह से रेड फ्लैग्स का पता होना, उनका आइडेंटिफिकेशन करना आना मेन के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेन के पास तो लीगल सिस्टम भी नहीं है उनको बचाने के लिए। अगर ये वीडियो देख के इस चीज़ के बारे में अवेयर होके आपको रेड फ्लैग्स का पता लगे एंड आप उसको पहचानना आपको आ जाए, तो आपको वो कैसे स्पॉट करते हैं, किस चीज़ से आप क्या चीज़ की अंडरस्टैंडिंग से आप क्या समझते हो, वो सब चीज़ें मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा। एंड होपफुली अगर ये आपको समझ में आ जाए एंड तो शायद आपकी लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में आने वाली कॉम्प्लिकेशन से शायद आप बच सकें। मेरा ये फ्रेंड्स ये रिक्वेस्ट है, आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा। इसमें मैं दोनों टाइप्स के रेड फ्लैग डिस्कस करूँगा, फाइनेंशियल रेड फ्लैग्स एंड नॉन फाइनेंशियल रेड फ्लैग्स, और दोनों का ही आपका पता होना बहुत ज़रूरी है। नॉन फाइनेंशियल रेड फ्लैग्स
ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करना, क्योंकि उनका दिखना थोड़ा टफ होता है। वो विजिबली नज़र नहीं आते, वो टेंजिबल नहीं होते, वो नज़र नहीं आते। जितना इजीली आपको फाइनेंशियल रेड फ्लैग्स नज़र आ जाएंगे, उतना इजीली आपको नॉन फाइनेंशियल नज़र नहीं आएंगे। सो अब जैसे मैंने आपको रेड फ्लैग्स के बारे में बता दिया, अब हम इसके बारे में आगे समझते हैं। अब हम सैंपल के लिए एक केस लेके चलते हैं, जो अतुल सुभाष जैसा ही एक केस है, जिसमें अतुल या कोई लड़का है जो एक बड़ी सिटी में रहता है, वहीं पे बॉर्न ब्रॉट अप एंड एजुकेटेड है। आज की डेट में वहाँ कई सालों से वहाँ रह रहा है और काम कर रहा है, एंड अपने लिए वो शादी के लिए एक सूटेबल मैच को सर्च कर रहा है। एंड उसने एक ऑनलाइन मैट्रिमोनियल पोर्टल पे अपने लिए एक प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट करा, एंड अब वो उस प्रोफाइल में आगे उसके संग प्रोसीड करना चाह रहा है। अब वो जो प्रोफाइल है वो एक लड़की की है, जो एक छोटे शहर, जैसे अतुल के केस में वो जौनपुर है, जिसकी फैमिली जौनपुर में रहती है, एंड वो जॉब कर रही है। एंड उसने ऑनलाइन ये पोर्ट्रे करा है कि वो फाइनेंशियल एनालिस्ट है या एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन में काम कर रही है। अब उसने अपनी फैमिली के बारे में भी वहाँ डिटेल्स डाली हैं। सो अतुल की जैसे वो जो लड़का है वो भी इस प्रोफाइल को लेके आगे बढ़ता है। तो अब इसमें रेड फ्लैग्स हमें कैसे दिखाई देते हैं या कैसे हमें समझना है, अब हम वो सोचते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप रेड फ्लैग आइडेंटिफाई करना चाहते हो, पहले अपने माइंडसेट को ना ACP वाला माइंडसेट बना लो। ACP कौन? सोनी टीवी पे एक सीरियल आता है CID, उसमें ACP प्रद्युमन करेक्टर है एक, उसके जैसे आप बन जाओ। आपको बार बार यही दिमाग दौड़ाना है और यही रिपीट करना है, कुछ तो गड़बड़ है। जैसे वो ACP करता है ना हर मूव पे, हर हलचल पे, कि कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। तो वो कुछ तो गड़बड़ है वाला जो आपका दिमाग का एंटीना है ना, वो खड़े होना चाहिए और आपको चीज़ों में से चीज़ें समझ में, मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो एक वो CID वाला आप ACP वाला माइंडसेट आप अपना रेडी करो। सेकेंडली, आप ये देखो कि जो बायोडेटा या जो ऑनलाइन प्रोफाइल आपको मिली है वो टोटली वो सही हो, वो सच्ची हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ऑनलाइन प्रोफाइल्स बहुत ही ईजीली फैब्रिकेटेड, मैनिपुलेटेड करके दिखाया जाता है, ताकि सामने वाले को आप मैरिज के लिए ज़्यादा सूटेबल नज़र आओ और आपका वो मैच फाइनलाइज हो सके। पर आपका जो इसमें करना बनता है कि आप जो उसका ऑनलाइन प्रोफाइल है, जो उसका बायोडाटा आपको दिख रहा है, उस यू हैव टू सी थ्रू दैट, यू हैव टू लुक बियॉन्ड दैट कि एक्चुअली में रियलिटी क्या है। एंड जब आप उसकी एक एक डिटेल को वैलिडेट करते हो, जब आप पर्सनली मीटिंग करते हो फैमिली के साथ, तो व्हेन यू कंपेयर कि ऑनलाइन क्या क्या डिटेल्स लिस्ट आउट थी एंड एक्चुअली जो आपको दिख रहा है या पता लग रहा है वो क्या क्या है, देन यू स्टार्ट एब्जॉर्विंग। तो आपको ऑब्जर्व होना स्टार्ट होता है कि कुछ ना कुछ तो डिस्क्रिपेंसीज आपको नज़र आती हैं, एंड वो डिस्क्रिपेंसी ही पोटेंशियल रेड फ्लैग्स होती हैं, जो आपकी मैरिड लाइफ में आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। सो सैंपल के लिए हमने केस लेके, जैसे हमने चला अतुल सुभाष के जैसा, जो कि लड़का एक मेट्रोपॉलिटन सिटी से बिलोंग करता है, वहीं पढ़ा है एंड वहीं वो कई सालों से जॉब कर रहा है, एंड उसने ऑनलाइन एक प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट करी है जो लड़की की और उसकी फैमिली है, वो एक छोटे शहर में, मतलब इतना छोटा शहर जो Tier 3 सिटी से भी छोटा हो, जैसे अतुल के केस में वो जौनपुर है, इस टाइप की वो है। सो अब रेड फ्लैग्स क्या होते हैं, उनको स्पॉट कैसे करना है, वो हम जानेंगे। अब बेनिफिट्स क्या होते हैं आइडेंटिफाई करने के रेड फ्लैग से। रेड फ्लैग अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आपको एक प्रोबेबिलिटी का पता लग जाता है। प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की, कि कितना आप कंपैटिबल होगे एक दूसरे से, ये मैच कितना कंपैटिबल है। बेसिकली एक कंपैटिबिलिटी चेक होता है, जिससे आपको फेयर आइडिया लग जाता है कि सामने वाला बंदा कितना सूटेबल है आपकी मैरिड लाइफ के लिए। एक हायर कंपैटिबल पार्टनर अगर आपको मिल जाए तो बहुत हाई चांसेस हैं कि वो एक लाइक माइंडेड होगा, उसके और जैसे भी जिस भी वो फ्रेमवर्क में ऑपरेट करता होगा, उसका माइंडसेट, उसके थिंकिंग पैटर्न, वो आपसे बहुत ज़्यादा मिसमैच नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, अब आजकल जो गाड़ियाँ आती हैं उसमें कितने एयर बैग्स आते हैं, 8 एयर बैग्स की भी गाड़ियाँ आती हैं, एंड कितने एडवांस सेफ्टी फीचर्स उसमें आते हैं। पर एक्सीडेंट्स होना रोका तो नहीं, एक्सीडेंट्स आज भी होते हैं और लोग उसमें मरते भी हैं।
तो रेड फ्लैग्स का मीनिंग ये है कि पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस जो फ्यूचर में आने वाली हो सकती हैं उसके चांसेस को वो मिनिमाइज कर देता है। रेड फ्लैग्स कोई गारंटी नहीं है कि भैया 100% प्रॉब्लम ही कुछ नहीं आएगी और सब कुछ ठीक चलेगा, बस रेड फ्लैग्स चांसेस ऑफ गेटिंग दोज कॉम्प्लिकेशंस वो बहुत ही मिनिमाइज कर देता है आपके लिए। तो जब आप मीटिंग करने जाते हो लड़की की फैमिली में, तो यू इंसिस्ट दैट मीटिंग शुड टेक प्लेस इन द पेरेंटल होम ऑफ द गर्ल, नॉट इन एनी रेस्टोरेंट, कैफे और ए होटल। ऐसा नहीं होना चाहिए। और चूंकि वो एक स्मॉल जगह है, एक स्मॉल सिटी है, टाउन है, तो यू ट्राई टू गो देयर बाय ट्रेन। आप रेलवे स्टेशन पे आप उतरो एंड रेलवे स्टेशन से देन यू गो टू द गर्ल्स हाउस। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ रेड फ्लैग से, जो कि है फाइनेंशियल रेड फ्लैग्स। फाइनेंशियल रेड फ्लैग्स को स्पॉट करना कंपैरेटिवली इजी है, क्योंकि वो क्लियरली आंखों से दिखते हैं, वो टेंजिबल चीज़ों से हमें समझ में आते हैं, तो उनका आइडेंटिफिकेशन आसान है। इसमें सबसे पहला है मटेरियल पोजेशंस। मटेरियल पोजेशंस मतलब मेनली घर, गाड़ी, दुकान, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस, जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स जो घर में लगे हुए हैं वो किस क्वालिटी के हैं, किस स्टैंडर्ड के हैं। ठीक है, ये एक चीज़ देख के आपको कुछ आइडिया लगता है। आपको ये सब चीज़ें दिख तो जाएंगी और आपको जो बताया जाएगा वो ये बताया जाएगा कि ये सब जो फैमिली है उसको बिलोंग करता है। बट इसमें एक लूप होल है कि आपको ये ढूंढना है कि जितना भी चीज़ें दिखाई गई हैं और बताई गई हैं कि वो गर्ल्स फैमिली को बिलोंग करती हैं, उसमें से पर्सनली उस गर्ल के फादर का कितना शेयर है। क्योंकि ये बहुत पॉसिबल है कि सपोज एग्जाम्पल के तौर पे अगर 4 फ्लोर्स का एक हाउस है जिसको बताया गया है, जिसको बीच में जो मे बी कॉमन रिलेटिव है या कॉमन फ्रेंड है जिसने रिश्ता कराया है, मीडिएटर जो है, उसने ये कहा है कि लड़की के फादर का तो खुद का हाउस है, वो रेंट पे नहीं रहते, खुद का घर है। बट उस खुद के घर में आउट ऑफ दोज 4 फ्लोर्स 3 फ्लोर तो किसी और के हैं, एक ही फ्लोर उनका है। अब जो 3 फ्लोर हैं वो या तो लड़की की बुआ, चाचा या ताऊ में से किसी का है, जो उस छोटी सिटी में नहीं रहते, वो किसी बड़ी सिटी में रहते हैं और वहीं सेटल्ड हैं और उन्होंने वो जगह रेंट पे दी हुई है। तो इसमें अब आपको तो ये बताया जाएगा कि घर लड़की के फादर को बिलोंग करता है, पर उस घर का सिर्फ 25%, सिर्फ एक फ्लोर ही लड़की के फादर का है या लड़की का है। सो इसमें ये एक मिसमैच है। सो ओनरशिप पैटर्न क्या है वो आपको चेक करना है। जॉइंट ओनरशिप है और उस जॉइंट में भी कितने भाई हैं, कितना मतलब जितने भी भाई हैं उनका उतना शेयर होगा। अब बिजनेस भी इसी तरह डिवाइडेड होगा एंड प्रॉपर्टीज भी इसी तरह डिवाइडेड होंगी। सो पर्सनल शेयर जो गर्ल के फादर के पास कितना निकल के आता है वो चीज़ आपको आइडेंटिफाई करके चेक करनी है। सेकंड, फाइनेंशियल मैच आपको अपने लिए ठीक ढूंढना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अतुल सुभाष का केस था कि ये बैंगलोर में रहते थे और अच्छी इनकी सैलरी इनकम थी, ये एआई इंजीनियर थे। सो पर इनके जो पेरेंट्स थे वो बिहार में रहते थे एंड वो फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं थे, पर अतुल सुभाष अमीर थे। तो इसी टाइप से जो अमीर लड़के हैं उनको इंश्योर करना है कि वो पुअर गर्ल से शादी ना करें। अब पुअर गर्ल जिस फैमिली की होगी वो फैमिली भी फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं होगी। अब फैमिली फाइनेंशियल वेल ऑफ कब नहीं होती? जब उसके पास कोई इनकम का सोर्स या रेवेन्यू का सोर्स नहीं होता। एंड जनरली जो छोटे टाउन या सिटीज़ की फैमिलीज होती हैं उनमें क्या देखा गया है कि जो अर्निंग मेंबर होता है वो मेल्स होते हैं, जनरली वो मेल्स होते हैं, फादर या ब्रदर। तो अगर फादर एंड ब्रदर का कोई इनकम का सोर्स नहीं है तो वो फैमिली फाइनेंशियल वेल ऑफ नहीं हो सकती। एंड पुअर फैमिली की जो पुअर लड़की होगी, अगर उसको आप अप्रोच करोगे, एक अमीर लड़के आप अगर उस फैमिली को अप्रोच करोगे फॉर द मैरिज, वो किसी भी सूरत में उस चीज़ को मना नहीं करेंगे एंड दे विल ग्रैब द ऑफर एज सून एज पॉसिबल। एंड अब वो जो क्योंकि फैमिली पुअर है एंड आप अमीर हो, तो दैट फैमिली विल सी यू लाइक एन एटीएम, ऐसा एटीएम जो स्पॉन्सर करेगा उनके आगे के फ्यूचर के प्लान्स। या उस लड़की की अगर कोई अनमैरिड सिस्टर है तो उसकी शादी, अगर उस लड़की का कोई अनमैरिड ब्रदर है जो नालायक है, लूज़र है, जैसे अतुल सुभाष के केस में था, उनके ब्रदर इन लॉ ऐसे ही लूज़र और नालायक थे, कुछ काम नहीं करते थे, तो उसकी फ्यूचर में काम का सेटलमेंट, उसके रहने का सेटलमेंट के लिए भी आपसे ही उम्मीद की जाएगी। एंड जो पेरेंट्स हैं उनकी ओल्ड एज में उनका सर्वाइवल
वो भी आप पे डिपेंडेंट होगा। तो एक तरीके से ओल्ड एज में पेरेंट्स की आप पेंशन बन जाओगे। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है। अतुल सुभाष के केस में यही सारे रेड फ्लैग्स थे जो अतुल सुभाष मिस कर गए या उनको पता ही नहीं था कि ये रेड फ्लैग्स हैं और इनके लिए भी उनको चेक करना है। थर्ड, रेवेन्यू सोर्स ऑफ फादर एंड ब्रदर। फादर कितने एक्टिवली बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, या वो रिटायरमेंट ले चुके हैं, अब कुछ नहीं करते और खुद इंडिपेंडेंटली कुछ अर्न नहीं करते, मेडिकली फिट हैं, एक्टिव हैं, या वो बीमार रहते हैं, अनफिट हैं। ये आपको देखना पड़ेगा, ये चीज़ देख के समझ में आ जाएगी। ब्रदर का फाइनेंशियल ऑक्यूपेशन क्या है, उसका नेचर, फाइनेंशियल हैबिट्स, उसका बिहेवियर फाइनेंस को लेके कैसा है, ये देखना पड़ेगा। इससे ये समझ में आएगा कि पेरेंट्स किस हद तक ब्रदर पे डिपेंडेंट है, या जो लड़की है उसकी सैलरी पे डिपेंडेंट है, या पेरेंट्स इंडिपेंडेंट हैं। एंड अगर ब्रदर नालायक है तो ऑब्वियस सी बात है, जो पेरेंट्स हैं उनको उम्मीद अपनी बेटी की इनकम या बेटी के होने वाले पति की इनकम से होगी। अतुल के केस में यही हुआ था। ब्रदर इन लॉ नालायक था, लूजर था, कुछ काम नहीं करता था। एंड जो फादर थे वो कई सालों से बीमार थे, उनकी मेडिकल हिस्ट्री थी, वो भी कुछ नहीं ज़्यादा करते थे। और ये पूरी फैमिली डिपेंडेंट थी, जो लड़की उसकी सैलरी पर, एंड उनको मनी की डिमांड उन्होंने अपने लड़की के जो पति अतुल हैं उनसे टाइम टू टाइम वो कई लाखों की उन्होंने डिमांड करी, क्योंकि लड़की की जो सैलरी थी वो बहुत कोई हाई सैलरी नहीं थी, एक मीडियम लेवल की सैलरी, 30 से 40 हज़ार रुपये तक की रेंज की उसकी सैलरी की जॉब थी। तो नेक्स्ट इसमें फोर्थ पॉइंट निकल के आता है कि लड़की की फाइनेंशियल डिटेल्स, इसको आप ढंग से वेरीफाई कर लो, डबल चेक कर लो, बिल्कुल मत शर्माओ मांगने के लिए। लड़की का डिटेल जॉब डिस्क्रिप्शन, उसकी जॉब प्रोफाइल, उसका अपॉइंटमेंट लेटर, उसका फॉर्म 16, उसकी सैलरी स्लिप, इंसेंटिव, उसकी हर चीज़ आप पता करो। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं। जब एक लड़के से ये सब फाइनेंशियल डिटेल्स मांगी जाती हैं और वो फर्निश करता है, तो हम लड़की से भी ये कर सकते हैं। अतुल के केस में ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था कि जो लड़की थी उसने ऑनलाइन अपने आप को जैसा अपना पोर्ट्रे दिखाया था अपनी जॉब का, अपनी जॉब पोजीशन का, एक्चुअली में वो बहुत बड़ा मिसमैच था। वो एक कॉल सेंटर प्रोफाइल की एम्प्लॉई थी, जिसमें कस्टमर सर्विस एनालिस्ट थी। वो कस्टमर कॉल्स को अटेंड करती थी, उनकी कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करती थी, उन पर उन्होंने पोर्ट्रे किया कि शी इज़ अ फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो ये कितना बड़ा मिसमैच था। तो ये कुछ फाइनेंशियल रेड फ्लैग्स हैं जिसको आपको देखना चाहिए। और ये सब आप जो बायोडेटा या ऑनलाइन प्रोफाइल आपको दिखता है, उसकी जब आप लुक बियॉन्ड करोगे ना, उससे जब आप सी थ्रू करोगे, तब आपको ये सब डिटेल्स, बारीक डिटेल्स ये आपको आएगी, दिखाई देगी। अब हम नॉन फाइनेंशियल रेड फ्लैग्स की तरफ बढ़ते हैं। नॉन फाइनेंशियल रेड फ्लैग्स आर कंपैरेटिवली क्वाइट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, ऑब्जर्व, क्योंकि ये इंटेंजिबल होते हैं। ये फिजिकल, इनकी एग्जिस्टेंस कुछ नहीं होती है, फिजिकल कुछ चीज़ों के एग्जिस्टेंस से ये समझ में नहीं आते। इसके लिए बिहेवियरल पैटर्न, एरिया की क्या माहौल कैसा है, ये सब चीज़ें ज़्यादा इस पर कंसिडर करनी पड़ती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, स्क्रीनिंग ऑफ द एरिया। जिस एरिया में लड़की का पेरेंटल हाउस है, या जिस सिटी में उस लड़की का हाउस है, आप उसके एरिया को, उसके सराउंडिंग एरिया, नेबरहुड को आप ठीक से ऑब्जर्व करो। जब आप रेलवे स्टेशन से आप उसके घर जा रहे हो, तो उस रास्ते में क्या आपको दिख रहा है, क्या एरिया दिख रहा है, किस टाइप की आपको लोकेलिटी समझ में आ रही है, नेबरहुड समझ में आ रहा है, अभी ऑब्जर्व करो। लड़के के घर के अगल बगल के घर वो किस टाइप के हैं, वो उनका साइज़ कैसा है, वो किस क्वालिटी के हैं, वो किस टाइप के हैं, ये आप ऑब्जर्व करो। इससे क्वालिटी ऑफ द नेबरहुड निकल के आएगा, क्वालिटी ऑफ नेबर्स कैसे हैं, जो 24/7 उस लड़की एंड लड़की की फैमिली को सराउंड करते हैं। जिनके बीच लड़की या लड़की की फैमिली रहती है, वो अगल बगल के जो लोग हैं वो किस टाइप के हैं। सेकेंडली, थोड़े आप अलर्ट रहो, आते जाते अपने कान को, आँखों को खुला रखो, तो ये सेंस करने में, ये ऑब्जर्व करने में बहुत आसानी रहेगी कि उस लोकल एरिया की कैसी वाइब है, वो लोकल माहौल, उस माहौल की हवा कैसी है, लोगों की लेवल ऑफ सेंसिबिलिटीज़ कैसा है, वो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकल, सोशल, उनका क्या माइंडसेट है, ये आपको समझ में आएगा। एक कितने कॉमन सेंस का लेवल है जनरल पब्लिक का, और जनरल एटीट्यूड कैसा है लोगों का, एक अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ कैसा है,
इंटेलेक्चुअली माइंडसेट कैसा है, किन चीज़ों पे डिस्कशन होती दिख रही है, सुनाई पड़ रही है। जैसे कि डिस्कशन अगर इस टाइप की हो रही है कि धर्म खतरे में है और ये हिंदू मुसलमान और मस्जिद के नीचे मंदिर मिल रहा है और ये सब, या इस फ्लेवर की डिस्कशन हो रही है, या फिर जो डिस्कशन है वो इस टाइप की हो रही है कि वर्क लाइफ बैलेंस है, मतलब ये कितना टॉक्सिक वर्क प्लेसेस के ऊपर है, वर्क कल्चर के ऊपर है। तो इससे डिपेंड करता है कि जो लोग हैं उनको किस टाइप की चीज़ों में वो घिरे हुए हैं, या क्या उनको क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट लगती है अपने लिए। तो जिस टाइप की वो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती हैं उनको, उसी टॉपिक्स पे वो डिस्कस भी करेंगे। तो इससे आपको समझ में आएगा कि क्या वो एरिया आजकल के टाइम के साथ इवॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है, या वो एक पुराने किसी टाइम जोन में स्टक हो चुका है जो कब का बीत गया। अब आप इमेजिन करिए, पूना जैसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट के नेबरिंग एरिया या रेजिडेंशियल नेबरिंग एरिया, या पूना में ही आईटी हब हिंजेवाड़ी के आसपास जो रेजिडेंशियल एरिया है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसका एटमॉस्फेयर वो कैसा होगा। वो अतुल के वाइफ की सिटी जो है, मतलब जौनपुर, क्या वो और वो सेम टू सेम होंगे? बहुत उसमें मिसमैच होगा। तो यही मिसमैच जो आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो आते जाते स्टेशन से घर तक या घर से होटल तक, ये सब चीज़ें आपको सेंस कर लेनी है उस लोकल माहौल में घूमकर, जितना टाइम आप वहाँ बिता रहे हो वहाँ उसमें से। सेकंड, लड़की के फैमिली मेम्बर्स की स्क्रीनिंग करनी है। अब ये स्क्रीनिंग आप जनरली स्क्रीनिंग के लिए आप क्लोजली एग्जामिन करोगे लड़की के फैमिली मेम्बर्स, स्पेशली लड़की का भाई एंड लड़की की माँ, इन दोनों की स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पुराने लोग कहते हैं, या जो बहुत सीनियर लोग हैं वो ये कहते हैं, लड़की कैसी होगी पता चल जाएगा अगर लड़की की माँ कैसी होगी ये पता चल जाए तो। सो लड़की की माँ की स्क्रीनिंग एंड लड़की के ब्रदर की स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप कैसे इस चीज़ को कर सकते हो, आप ऑब्जर्व करो सब फैमिली मेम्बर्स की बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उनका वॉइस टोन कैसा है, मैनरिज्म्स कैसे हैं, उठने बैठने का तरीका क्या है, बोलने का लिहाजा क्या है एक दूसरे से। सेकंड तरीका, आप नोटिस करो अगर कुछ आपको अनयूजुअल, रेगुलर से हटके कुछ नज़र आए, कुछ आर्टिफिशियल नज़र आए, कुछ ज़्यादा ही मैनिपुलेटिव नज़र आ रहा हो, वो आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, पकड़ने की कोशिश करो। कोई ऐसा एक्ट हो, जेस्चर हो, कमेंट मारा हो, रिमार्क हो, कोई टॉन्ट हो, कुछ भी ऐसा हो, आप उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करो। उससे बिहेवियर्स का पता लगता है, माइंडसेट, सोचने के ढंग का पता लगता है। आप एग्जामिन करो लोगों के, फैमिली मेम्बर्स हैं उनके बिहेवियरल सोशल ट्रेड्स कैसे हैं, कैरेक्टरिस्टिक कैसे हैं, पर्सनैलिटी कैसी है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जो भी उनके घर का माहौल है, जैसे भी उन्होंने लोग वो आपको नज़र आ रहे हैं, तो वो ज़्यादा लाउड हैं इन योर फेस, उनकी अपीयरेंस है, या ओवर द टॉप है और शो ऑफ ज़्यादा हो रहा है, या अंडरस्टेटेड है, एलिगेंट हैं, मिनिमलिस्टिक टाइप के हैं। तो कैसा उनका टेस्ट है, उनके कपड़ों से, एक्सेसरीज से, घर के इंटीरियर से, इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस या फर्निशिंग जैसी भी उनके घर की है, इन सब चीज़ों से इस चीज़ का आइडिया समझ में आता है। थर्ड, सॉफ्ट सिग्नल्स ऑफ स्ट्रेंथ। ये बहुत ही छोटे शहरों में अगर आप किसी से मिलने और समझने आप जा रहे हो, अगर शादी का प्रपोजल कोई इवेलुएट करने किसी फैमिली से मिलने जा रहे हो, इस टाइप के सिग्नल्स का, इस टाइप के स्ट्रेंथ के सॉफ्ट सिग्नल्स का आप ज़रूर ध्यान दो, इसको ज़रूर नोट करो। ये सिग्नल्स दिए जाते हैं टू ओवरपावर यू, टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन यू एंड टू मेक यू टेक अ नोट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ दैट फैमिली। वो फैमिली अपने लोकल एरिया में कितनी प्रोमिनेंट है, कितनी डोमिनेंट है, क्या उसका दबदबा है एक लोकल एरिया में। ये सब चीज़ें, वो सिग्नल देने का पर्पस यही होता है कि आपको ये बता देना कि हम कितने पावरफुल या यहाँ पे जान पहचान दबदबे वाले लोग हैं। अभी एक फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे एक केस के बारे में, और ये सब चीज़ें मैंने मेरी लाइफ में ऑब्जर्व करी हैं, एंड ऑब्जर्वेशन से मेरे को वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरे एक्सपीरियंस में वो कहीं ना कहीं कंफर्म हुई हैं, और वो पैटर्न बाय पैटर्न मैं कई जगहों पे मैंने उसको डबल चेक करा है, और वो बहुत ही क्लियरली मुझे वो चीज़ें समझ में आती हैं। तो ये मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं, मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जिसके
बिहाफ पे या जिससे पूरा कंपाइल करके मैंने ये रेड फ्लैग्स का एक वीडियो बना रहा हूँ। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, स्ट्रेंथ का सॉफ्ट सिग्नल। तो इसमें फॉर एग्जांपल जो लड़की का भाई है, सपोज लड़के से बात करते टाइम या किसी से भी बात करते टाइम अगर ऐसा उसके मुंह से बाई चांस निकल जाए कि सपोज जिस कास्ट के वो हैं, तो वो कहे कि हमारे एरिया में इस कास्ट के 150 फैमिलीज हैं, and you know out of those 150 families only our family have टोयोटा फॉर्च्यूनर। मतलब वो 150 फैमिली में से सिर्फ हमारी फैमिली के पास टोयोटा फॉर्च्यूनर है, बाकी सब तो छोटी गाड़ियाँ, सस्ती गाड़ियाँ यूज़ करते हैं। सेकेंडली, अब पिस्टल या वेपन्स का शो ऑफ करना। फॉर एग्जांपल जैसे छोटे शहरों में ये बहुत कॉमन है कि लोग अपने प्रोफेशनल काम के लिए, बिजनेस के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपने पास वेपन रखते हैं, पिस्टल रखते हैं। पर उस पिस्टल का कैसे, कहाँ, किसके सामने उसको कैसे कैरी करना है, किसके सामने उसको शो ऑफ करना है। अब अगर लड़की का भाई आपको इस तरीके से पिस्टल जब रूम में एंटर करे, इस तरीके से पिस्टल निकाल के टेबल पे रखे या अपनी पॉकेट से निकाल के ड्रॉर में रखे, जिससे कि क्लियरली विजिबल हो रहा है सबको कि उसके हाथ में क्या था, तो एक तरीके से ये साइन है जो आपको समझाना चाह रहा है कि वी हैव एक्सेस टू ऑल दीज काइंड ऑफ वेपन्स। तो अब जब ये एक्सेस है हमारे पास, तो वी आर नॉट कॉमन मैन, हम कॉमन से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोग हैं। तो भले ही ये आप चीज़ें, वेपन्स अपने बिजनेस पर्पस के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए रख लो, पर एटलीस्ट यू शुड हैव द कॉमन सेंस कि हाउ एंड वेयर एंड व्हेन टू कैरी इट। उसका कैरी कैसे करना है, उसका आप अननेसेसरी शो ऑफ अगर कर रहे हो तो वो दैट इज़ रॉन्ग। फोर्थ, ट्राई टू फाइंड आउट घर में किसकी चलती है। पावर डायनेमिक्स क्या है घर के, फादर की चलती है कि लड़की की मदर की चलती है। इससे अगर आपको समझ में आएगा तो आपको अगर तो ये पावर डायनेमिक्स से किसकी चलती है, किसकी चलती है में अगर मदर की ज़्यादा चलती है तो ये बहुत हाई टेंडेंसी है कि जो लड़की होगी वो भी थोड़े डोमिनेटिंग नेचर के होने के उसके ज़्यादा, मोस्ट लाइकली उसके ज़्यादा चांसेस हैं। फिफ्थ, ब्रदर कैसा है, इसकी स्क्रीनिंग। ब्रदर की स्क्रीनिंग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म में आपकी मैरिड लाइफ में ब्रदर कैसा है इसका इम्पैक्ट बार बार होगा। क्योंकि माँ बाप तो लंबे टाइम तक साथ रहेंगे नहीं, और जो लड़की की बहन है वो अपने घर शादी होकर चली जाएगी, रह जाएगा सिर्फ उसका भाई। अब भाई कैसा है कैसा नहीं, इसका एनालिसिस पूरा ठीक से होना चाहिए, क्योंकि और भाई ही ऐसा इंसान है जो रेलवे स्टेशन पे आपको जब आप आओगे तो आपको लेने आएगा एंड आपको घर लेके जाएगा, घर से होटल लेके जाएगा, नेक्स्ट डे आपको शायद दोबारा मिले, और मे बी अगर आपके पास टाइम अलाउ करता है तो आपको उस लोकल एरिया की जो भी साइट सीइंग करने की जगह है वहाँ आपको लेके जाए। तो जितना भी टाइम आप भाई के साथ बिता रहे हो, चाहे घर पे, चाहे किसी रेस्टोरेंट में, कैफ़े में, सड़क पे, गाड़ी चलाते टाइम, आप ये ऑब्जर्व करो हाउ ही इज़ बिहेविंग, इंटरैक्टिंग विद ऐसे लोग जो उसके संग के हैं, जैसे उसके दोस्त हो गए, उसके सिस्टर्स हो गई, वो उनके संग कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, उसका सेंस करने की कोशिश करो कि IQ लेवल कितना है उसका, कि किस टाइप से वो कितना मैच्योर है, ये आप समझने की कोशिश करो। सेकंड, आप ये देखो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वाले जो लोग होते हैं, जो हमें कहीं ना कहीं अपनी डेली लाइफ में हमें अक्सर मिलते हैं, जैसे कि रेलवे स्टेशन पे कुली, फिर ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, पार्किंग वाला, ऑटो वाला, रिक्शा वाला, इस टाइप के लोगों के साथ कितना कर्टियस एंड रिस्पेक्टफुल है भाई अपनी इंटरेक्शन एंड अपने बिहेवियर में। अगर वो उनको अपने पैरों की धूल टाइप से ट्रीट करता है, ये उसका एटीट्यूड है, तो ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि वो अपने माइंड में वो अपने आप को किसी नवाब या शहंशाह से कम नहीं समझता। आप ये चेक करो कि अगर आप रोड पे उसके संग ट्रैवल कर रहे हो इन अ कार, कि वो कितना कितना केयरफुल है ट्रैफिक रूल्स को कंप्लाई करने के लिए, वो ट्रैफिक रूल्स की कितनी इज्जत कर रहा है और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रहा है, या ट्रैफिक रूल को तोड़ना ही उसके लिए उसकी स्टेटस सिंबल है। ये आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, क्योंकि छोटे शहरों में, छोटे सिटीज़ में, गाँव में ये बहुत ही रेलेवेंट है इस चीज़ का आइडिया लगाना।
बाई चांस अगर उसको पुलिस पकड़ लेती है तो कैसे वो उस पुलिस के साथ बिहेव करता है, उनको अब्यूज़ करता है, अब या अपना चालान या उनको थोड़े ब्राइब देता है, या वो अपने किसी पावरफुल कनेक्टेड पर्सन से उसकी बातचीत करा के सेटलमेंट करता है, ये ध्यान दो। सेकेंडली, रोड पे उसका बिहेवियर कैसा है कार चलाते टाइम। स्मॉल व्हीकल्स हैं जो रोड पे उस और जो पेडिस्ट्रियंस हैं रोड पे, जो रोड क्रॉस कर रहे हैं, रोड के दोनों तरफ चल रहे हैं, कैसा वो बिहेवियर है, उसका जनरल बिहेवियर कैसा है, क्या वो वो एग्रेसिव है, मतलब वो उन पे उनको कहते हैं ना कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट कर रहा है, या कैसे वो छोटे व्हीकल्स वाला जो चल रहे हैं रोड पे और पेडिस्ट्रियन है उनको कैसे देख रहा है, ये आप ऑब्जर्व करो। क्या इस टाइप का उसका एटीट्यूड है कि अपना नाम ही काफ़ी है, या क्या इस टाइप के एटीट्यूड है उसके दिमाग में है जिसके पूरे उसके बिहेवियर से ये आपको नज़र आता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। फिर उसकी एकेडमिक प्रोफाइल कैसी है, उसका एकेडमिक बैकग्राउंड, हायर क्वालिफिकेशन कैसा है, और वो मुन्ना भाई टाइप एमबीबीएस टाइप का डॉक्टर तो नहीं है, मतलब जो भी किया है उसने वो जेन्युइनली उसने किया है कि नहीं, या वो मुन्ना भाई टाइप से एग्ज़ाम दिए हैं, मतलब फ़ोटो किसी और की लगी, पेपर किसी और ने दिया, पर रिज़ल्ट उसका अच्छा आ गया। ऐसा केस तो नहीं है मुन्ना भाई वाला। दूसरी चीज़, प्रेजेंट ऑक्यूपेशन उसकी क्या है, क्या वो फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व है, और अगर इन्वॉल्व है तो फैमिली बिजनेस का क्या करंट स्टेटस है, क्या वो वेल एस्टेब्लिश्ड है, अच्छी तरह वो चल रहा है एंड या खस्ता हाल में है, या फिर वो जो लड़का है इंडिपेंडेंटली फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है, इंडिपेंडेंटली अपना कोई वेंचर चला रहा है, कोई बिजनेस वेंचर या कोई स्टार्टअप चला रहा है, या अपनी कोई जॉब कर रहा है। ये चीज़ आप ध्यान से देखो। अगर वो इंडिपेंडेंटली अपना कुछ भी वेंचर बिजनेस या स्टार्टअप चला रहा है या जॉब कर रहा है, तो मोस्ट लाइकली बहुत हाई चांसेस हैं कि ही इज़ बाउंड टू बी नॉन इंट्रूसिव। वो अपने काम से काम रखने वाला टाइप का इंसान होगा, वो बार बार इंटरफेरेंस करना उसके नेचर का पार्ट नहीं होगा, वो ज़्यादा सिंसियर होगा, ज़्यादा सीरियस होगा एंड डेडिकेटेड होगा, वो फेमिलियर होगा इसी टाइप के इंडिपेंडेंट काम जो लोग करते हैं, जॉब जो करते हैं, उनकी लाइफ के क्या चैलेंजेस होते हैं, एंड वो एक बेटर पोजीशन में होगा। एक इसी टाइप के जो जैसे वो गर्ल के लिए, मतलब आपके लिए जो आप उसकी सिस्टर को मिलने आए हो, तो आपका अगर प्रोफाइल भी एक जॉब वाला या बिजनेस वाला या इंडिपेंडेंट अपना स्टार्टअप वाला है, तो उस प्रोफाइल के लोग का माइंडसेट कैसा होता है, लाइफ पोजीशन कैसी होती है, तो वो इजीली इस पोजीशन में होगा कि वो बेटर अंडरस्टैंड कर सके आपकी लाइफ सिचुएशन क्या है, क्योंकि वो भी एक सिमिलर ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क में ही ऑपरेट कर रहा है। तो अगर ये सब है तो बहुत हाई चांसेस हैं कि वो जो लड़का है, वो जो ब्रदर है लड़की का, वो आपके संग ज़्यादा अलाइंड होगा, क्योंकि उसको भी वो सिमिलर फ्रेमवर्क में ही वो ऑपरेट कर रहा है। उसके बाद फिफ्थ, जो लड़की है उसकी भाभी, इस जो ये फैमिली मेम्बर है इसकी स्क्रीनिंग, अगर ब्रदर मैरिड है तो उसकी जो वाइफ है, जो लड़की की भाभी लगी, उसकी आप स्क्रीनिंग करें। स्क्रीनिंग आप कैसे करोगे, उसकी आप वो जो भाभी हैं उनकी ट्यूनिंग चेक करो विद द सास। भाभी एंड भाभी की जो पेरेंटल फैमिली है, जो भाभी की साइड की फैमिली है, ये दो जो लोग हैं, ये सबसे जेन्युइन फीडबैक आप जो लड़की की माँ है उसके बारे में आपको दे सकते हैं, या जो लड़की का भाई है वो उसके बारे में आपको दे सकते हैं। आप इन दोनों जो भाभी हैं एंड जो लड़की की माँ है, जो सास लगी, भाभी एंड सास की आप ट्यूनिंग चेक करें, एंड उनके रिलेशनशिप कैसे हैं इन दोनों लेडीज़ के बीच में, क्या वो टॉक्सिक हैं, क्या वो न्यूट्रल हैं, या वो कॉर्डियल हैं, ये आप चेक करो। जो उनकी इंटरेक्शन से आप पता लगाओ, उनकी बॉडी लैंग्वेज से आप पता लगाओ, इस चीज़ को इन्फर करने की आप कोशिश करो। और भाभी से बढ़िया फीडबैक सास के बारे में कोई भी नहीं दे सकता, वो एकदम जेन्युइन फीडबैक आपको मिलेगा। आप चेक इस बात को भी करो कि जो भाभी हैं, जो लड़की की भाभी हैं, क्या वो वर्किंग हैं या वो नॉट वर्किंग है। अगर वो नॉट वर्किंग हैं एंड वो क्वालिफिकेशन वाइज, एकेडमिक वाइज भाई से ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, पढ़ी लिखी हैं, बावजूद इसके शी इज़ नॉट वर्किंग, देन वाई शी इज़ नॉट वर्किंग, दिस शुड बी द क्वेश्चन कि वो काम क्यों नहीं कर रही। क्या वो काम इसलिए नहीं कर रही कि सास ससुर ने मना करा है, रिस्ट्रिक्शन लगाई है, या पति ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है। अगर सास ससुर ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है, एंड मेनली अगर सास ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि वो अपनी बेटी को भी इंडिपेंडेंटली काम करने के लिए
अलाउ उन्होंने नहीं किया होगा। एंड उनकी बेटी की भी यही स्टोरी होगी, भले ही वो पढ़ी लिखी होंगी पर वो काम के लिए कभी बाहर नहीं गई होंगी। सेकंड, अगर सास का ये मानना है कि भाई शादी के बाद अगर बेटी काम करती है तो इसका मतलब पति तो बेटी के अपनी बीवी के पैसों पे ही पल रहा है, अगर इस टाइप की मेंटालिटी वो रखती हैं, अगर ये भी है प्लस वो अपनी बेटी को कभी उन्होंने अलाउ नहीं करा काम करने के लिए, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि बेटी भी उनके जैसे इकोनॉमिक स्लेव बनेगी, जो पूरे टाइम डिपेंडेंट रहेगी अपने पति के ऊपर, अपने फाइनेंसेस के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। उसका इकोनॉमिक स्लेव बनना के बहुत चांसेस, बहुत हाई चांसेस हैं। फिर जो गर्ल की मदर है उनकी स्क्रीनिंग आप कैसे करो, उनकी स्क्रीनिंग करने के लिए कोशिश करो फीडबैक लेने की, थ्रू अ कॉमन रिलेटिव, थ्रू अ कॉमन एनी कॉमन कनेक्शन, कोई फ्रेंड होए या घर के डोमेस्टिक जो हेल्पर्स होते हैं, जो मेड, कुक होते हैं, प्रेस वाला होता है, नेबर होता है, ये बहुत ही जेन्युइन फीडबैक घर की जो मालकिन है, एट प्रेजेंट जो घर की मालकिन है, जो कि लड़की की माँ है, उनके बारे में बढ़िया दे सकता है। एंड सबसे जेन्युइन फीडबैक, इससे बढ़िया फीडबैक तो आ ही नहीं सकता, वो दे सकता है भाभी एंड भाभी के फादर एंड मदर। मतलब ये सबसे बेस्ट फीडबैक हो सकता है, इसमें चांसेस कि वो फॉल्स होए बहुत कम है। सेवेंथ, लड़की का एकेडमिक बैकग्राउंड की आप अच्छी तरह स्क्रीनिंग करो, बायोडेटा पे जो भी लिखा है उस पर ब्लाइंडली रिलाई मत करो, वो फैब्रिकेट भी किया जा सकता है, मैनिपुलेटेड भी हो सकता है। ऑनलाइन गलत प्रोफाइल्स बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से वो हो जाता है। चेक करने की कोशिश करो कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी है लड़की को। अगर डिग्री सिर्फ खरीदी गई है तो एक्सपीरियंस नहीं आ सकता, एक्सपीरियंस तो एक्चुअल काम जब आप करोगे तभी आएगा। अब वो एक्सपीरियंस कैसे चेक होगा ये मैं आगे बताऊंगा आपको। 8th पॉइंट, क्वालिफिकेशन लेने के बाद, एकेडमिक्स पूरे होने के बाद पोस्ट क्वालिफिकेशन माइंडसेट कैसा है, लाइफस्टाइल कैसा है लड़की का। आप इमेजिन करो एक केस जिसमें कि लड़की ने अपनी ग्रेजुएशन करी, स्मॉल टाउन से नेबरिंग कोई बड़ा टाउन ले लो, जैसे कि आप गोरखपुर ले लीजिए एक बार को, या मुझे नहीं पता कि वो कितना बड़ी सिटी है, पर एक बार को आप गोरखपुर ले लो। गोरखपुर से उसने करी अपनी ग्रेजुएशन एंड गोरखपुर से ही फिर किसी इंस्टीट्यूट से अपना पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करा इन फाइनेंस। एंड इस पूरी पढ़ाई के दौरान शी वॉज लिविंग इन अ रेंटेड अकोमोडेशन, एक पीजी में वो रह रही थी। एंड ये सब करने के बाद, ये ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद शी केम बैक टू हर स्मॉल टाउन एंड वहाँ पे फिर वो अपने घर पे बैठी 5 साल के लिए, उन्होंने कुछ काम नहीं करा। एंड उन्होंने फिर अपने घर में फुल टाइम 24 घंटा अपने घर में गुजारे। उन्होंने 5 साल चुगलियाँ करी, चुगलियाँ देखी, चुगलियाँ एंजॉय करी, किसके घर में क्या चल रहा है, किसकी लड़ाइयाँ क्या हो रही हैं, इस टाइप की। अगर यही पढ़ने के बाद का प्लान था तो वाई स्टडी सो मच, इतना पढ़ा ही क्यों। अगर पढ़ने के लिए, बीबीए करने के लिए या ग्रेजुएशन करने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए आप बाहर किसी बड़ी सिटी में जाके पीजी में आप रह सकते हो, तो आप काम करने के लिए आप नहीं रह सकते पीजी में। आप आफ्टर क्वालिफिकेशंस के आप काम करना बड़ी सिटी में काम नहीं कर सकते। इसका क्या लॉजिक है कि पढ़ाई लिखाई करी एंड यू केम बैक टू योर स्मॉलर सिटी एंड सिट आइडल एट होम फॉर 5 years। 5 years मतलब जब तक शादी नहीं हुई तब तक आप अपने घर में ही बैठे हो। और रीज़न इसका क्या है कि भाई हमारे यहाँ लड़कियाँ काम नहीं करती। अब हमारे यहाँ लड़कियाँ काम नहीं करती तो भैया बहुत हाई चांसेस है कि इकोनॉमिकली तुम पे ज़िंदगी भर लटकी रहेंगी, स्लेव रहेंगी, और बहुत मुश्किल होगी उनको इंडिपेंडेंटली कभी काम कराना। ऊपर से उनकी मदर का अगर ये माइंडसेट वो बचपन से देखती आई हैं कि भाई लड़की को कोई काम कराया जाता है, या आफ्टर मैरिज लड़कियों के काम कराने का मतलब कि जो पति है वो जो है वो लड़की के पैसों पे पल रहा है। अगर इस माइंडसेट का है तो फिर दिक्कत है। तो ये पूछने की ज़रूरत है कि भाई फिर इतना पढ़ाया ही क्यों, क्या ज़रूरत थी इतना पढ़ाने की। अगर काम नहीं करना तो अब शादी के बाद अगर बड़े शहर जब हम शिफ्ट होंगे तो वहाँ जाके तुम क्या करने वाली हो, वहाँ के लिए तुम्हारा क्या प्लान है, क्या फ्यूचर का प्लान है, कितनी विलिंगनेस लड़की की शो हो रही है काम करने के लिए, इस चीज़ को आप पकड़ने की कोशिश करिएगा। ये एक बहुत पॉसिबल रेड फ्लैग है कि जो भी डिग्री बायोडेटा में आपको दिखाई दे रही है वो एक डेकोरेटिव डिग्री है। उस डिग्री तो ले ली गई है क्योंकि मैरिज मार्केट में उनको एलिजिबल ज़्यादा दिखाया जा सके, पर उसका कोई भी रेलेवेंस नहीं है।
9th पॉइंट, लड़की की प्रोफेशनल स्क्रीनिंग ज़रूर करिए, सी थ्रू द बायोडाटा कि जो जॉब वहाँ दिख रहा है आपको वो लड़की कर रही है, या जॉब की प्रोफाइल जो आपको दिख रही है क्या वो कॉस्मेटिक है या वो रियल है। क्योंकि बहुत हाई चांसेस हैं एक स्मॉल टाउन में या किसी स्मॉल सिटी में लड़की के जो फादर हैं वो लड़की की जॉब, कॉस्मेटिक जॉब अपनी ही कंपनी में या अपने किसी फ्रेंड या कलीग या जान पहचान वाले के यहाँ पे लगवा दें, एंड वहीं से उसका अपॉइंटमेंट लेटर आ जाए, वहीं से उसकी सैलरी से आ जाए, सब कुछ ऑन पेपर्स। तो वाउच फॉर द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, चेक द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कैसे चेक होगा? जब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको चेक करना हो तो आस्क रेलेवेंट इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस अबाउट दैट जॉब प्रोफाइल। जिस इंडस्ट्री की वो कंपनी है उस कंपनी का बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में आप कुछ क्वेश्चन पूछो, उस कंपनी में उस इंडस्ट्री पे अप्लाई होने वाले कुछ लॉज रेगुलेशंस के बारे में पूछो, या क्या चैलेंजेस हैं कुछ, या चेंज ऑफ पॉलिसी की वजह से क्या इम्पैक्ट आया है उनकी कंपनी के ऑपरेशंस पे, आप ये जानने की कोशिश करो। अगर ये प्रैक्टिकल नॉलेज उनको है, और ये तभी आ सकती है जब वो एक्चुअली शी इज़ वर्किंग, सिर्फ पेपर्स पे वो एम्प्लॉय नहीं है, शी इज़ एक्चुअली वर्किंग। 10th पॉइंट, आप डू नॉट रिलाई ब्लाइंडली ऑन ऑनलाइन शादी वेबसाइट्स। इन वेबसाइट्स पे फ्रॉड होते हैं, फेक प्रोफाइल्स बनती हैं, एंड फेक प्रोफाइल बनाने के बाद जो एक दूसरे से मिला जाता है, डेटिंग की जाती है, एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं। 17 अक्टूबर के ही टाइम्स ऑफ इंडिया में एक केस आया है जिसमें कि एक लड़का जो एक्चुअली में सिक्योरिटी गार्ड था, उसने अपने आप को पोर्ट्रे करा एक वेल हाई पेइंग प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय या गवर्नमेंट ऑफिसर, एंड फिर उन्होंने आगे डेटिंग करी और मिले वो अपने लड़कियों से, एंड उन लड़कियों को उन्होंने फाइनेंशियली चीट करा, और ये हुआ। 11th पॉइंट, और ये बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है, ये आपको पकड़ लेना है आसानी से। तो अगर आप नहीं पकड़े तो फ्यूचर में अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गई तो आप पे दिक्कतें कई टाइम ज़्यादा हो जाएंगी, लड़की की तरफ से बहुत प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी। क्या है वो रेड फ्लैग? नंबर 11 रेड फ्लैग है पॉलिटिकल एफिलिएशंस या कनेक्शन, जान पहचान, नेताजी का चेला होना। इस टाइप की अगर आपको फील आ रही है तो ध्यान से रहो, बच के रहो, क्योंकि आप इससे चेक कैसे करोगे? चेक आपको करना है कि फादर या ब्रदर का किसी भी टाइप का पॉलिटिकल कनेक्शन है, क्या वो एफिलिएटेड हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से, या किसी नेता के चेले हैं, जान पहचान। क्योंकि छोटे शहरों में, छोटी जगहों पे एमपी बड़ी बड़ी जो लड़की के फादर या ब्रदर हैं, अगर आपको इनसे इस तरीके की बातें सुनने को मिली हैं कि हमारी तो इससे जान पहचान है, उससे जान पहचान है, एमपी से, उस एमएलए से, उस विधायक से, और इससे और उससे, तो आप सतर्क हो जाइए, आप अलर्ट हो जाइए। ये खतरे की निशानी है आपके लिए अगर आगे कुछ गड़बड़ हो जाती है तो। लड़की की फैमिली प्रोमिनेंट फैमिली है अगर उस छोटे सी जगह की, छोटे से गांव की या शहर की, सिटी की, तो बहुत हाई चांसेस हैं जब आप ट्रैवल कर रहे होगे वहाँ पे फ्रॉम रेलवे स्टेशन टू उसके घर तक, तो अगर आप ऑब्जर्व करिए रास्ते में जो बड़े बड़े पॉलिटिकल होर्डिंग्स लगे होते हैं, क्या उन होर्डिंग्स पे कहीं लड़की के फादर की या उसके ब्रदर की फ़ोटो है या नहीं। तो पॉलिटिकल होर्डिंग्स जो जिस पॉलिटिकल पार्टी का होगा तो इसका मतलब उसका वेल कनेक्शन, कुछ ना कुछ कनेक्शन किसी ना किसी पोस्ट के थ्रू, पोजीशन के थ्रू वहाँ पे है, तो वही तभी आपको वो होर्डिंग में उनकी भी फ़ोटो नज़र आ रही है। अब इस केस में आपको क्या करना है? आपके पास देखिए 2 ऑप्शन है। अगर जो लड़की से आप मिलने गए हो उनकी फैमिली अगर पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड है और स्ट्रांग है तो आइदर यू डेवलप योर पॉलिटिकल कनेक्शंस, या फिर उस प्रपोजल को मेरे हिसाब से तो यू शुड नॉट प्रोसीड विद दैट प्रपोजल, क्योंकि पॉसिबल है ये पॉसिबल इम्पैक्ट जो इस रेड फ्लैग का ये हो सकता है कि बहुत हाई चांसेस हैं अगर कल को मैरिड लाइफ में कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई तो इस पॉलिटिकल कनेक्शन के बिहाफ पे जो उस फादर और ब्रदर के हैं, लड़की आप पे एक्सेसिवली ओवर पावर होने की कोशिश करेगी, हावी होने की कोशिश करेगी, आपको एक्सेसिवली हैरेस करेगी एंड थ्रेटन्ड करेगी। आपको वो अपने भाई या अपने बाप की धमकी दे सकती है कि तुम्हारे लिए तो मेरा बाप या भाई ही काफ़ी है, और वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि उनको पॉलिटिकल उनकी कनेक्शन स्ट्रेंथ के बिहाफ पे ही हो रहा है ये। सो ये सारे कुछ नॉन फाइनेंशियल रेड फ्लैग्स थे और इनका आइडेंटिफिकेशन करना
थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, पर जो मैंने आपको टेक्निक्स बताई हैं, जो चीज़ें मैंने आपको ऑब्ज़र्व करने को बताई, जो मैंने आपको एरियाज़ बताए हैं कि कहाँ कहाँ पे आपको नज़र रखनी है, अगर आप उन सब पे आप अपनी नज़र अलर्ट रहोगे, आँख और कान और खुले रखोगे, बातों को सुन के पैटर्न्स बिहेवियर के कैसे हैं, सोचने समझने के कैसे हैं, किसी भी चीज़ पर रिएक्ट करने के कैसे हैं, आप ये समझोगे तो आपको बहुत हेल्प होगी इस चीज़ को समझने की, और आपको रेड फ्लैग्स का पता लगना चालू हो जाएगा, डिस्क्रिपेंसीज का पता लगना चालू हो जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू सेव योर सेल्फ। अब ये आप एक्सरसाइज जो है रेड फ्लैग आइडेंटिफाई करने की, या सामने वाली जो गर्ल्स की फैमिली है उसको वेरीफाई करने की, उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो? उसके लिए आप किसी कॉमन कनेक्शन का यूज़ करो, कोई कॉमन रिलेटिव या कॉमन फ्रेंड हो, कोई मीडिएटर हो जिस पे आप रिलाई कर सकते हो, उसकी क्रेडिबिलिटी पे आप भरोसा कर सकते हो, ऐसा कोई कॉमन कनेक्शन आप निकालो। सेकेंडली, अगर कॉमन कनेक्शन निकल भी जाए, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोग क्या करते हैं, ब्लाइंडली फेथ कर देते हैं, आंख बंद कर लेते हैं कि कोई कॉमन कनेक्शन या मीडिएटर निकल जाता है, पर ऐसा आपको नहीं करना। जब भी आप सामने की वाली पार्टी की फैमिली से मिलने जा रहे हो तो कीप योर आइज एंड ईयर ओपन, आप वहाँ पे बात में हिस्सा लो, बी अ पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन, आप म्यूट मोड पे मत रहो, यू शो योर इंटरेस्ट। थर्डली, आप अगर ये सब चीज़ें आपको खुद नहीं करनी या खुद आपको नहीं आपसे हो पा रहा, तो यू हायर अ प्री मैरिटल कंसल्टेंट। प्री मैरिटल कंसल्टेंट मैरिड लाइफ पे या पोस्ट मैरिड लाइफ जो वाइटल मैटर्स होते हैं जिसपे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं, चाहे वो पोस्ट मैरिज वर्क हो, जॉब हो, बच्चे हों, कुछ भी हो सकता है, ऐसे कई मैटर्स होते हैं जो बहुत वाइटल होते हैं एक मैरिड लाइफ की स्टेबिलिटी के लिए। उन मैटर्स पे ये जो कंसल्टेंट होते हैं दोनों पार्टी से बोल्डली, साफ साफ, खुल्लम खुल्ला सवाल पूछता है जिसका साफ साफ वो जवाब सामने वाली पार्टी से मांगता है, एंड दिस हैपन्स अंडर अ कैमरा रिकॉर्डिंग। तो कोई भी पार्टी बाद में उससे बैकआउट नहीं हो सकती। माना दिस इज लीगल नहीं है, दिस इज नॉट समथिंग विच इज लीगल बाय लॉ, बट अगर जब तक ये कुछ लीगल रिफॉर्म्स नहीं आ रहे या प्री नप एग्रीमेंट इंडिया में लीगलाइज नहीं हो जाते, तब तक दिस इज़ द फर्स्ट लेयर ऑफ प्रोटेक्शन जो हम लोग ले सकते हैं। अगर गाड़ी में एयर बैग नहीं है तो क्या सीट बेल्ट भी नहीं लगाएंगे? सीट बेल्ट तो लगाएंगे ना, एटलीस्ट जितनी प्रोटेक्शन हम ले सकते हैं उतनी तो लेंगे। सो हायर प्री मैरिटल कंसल्टेंट, दे आर एक्सपीरियंस्ड, इनका एनालिसिस ज़्यादा एक्यूरेट होता है, एंड बेटर जजमेंट पे ये आप आ सकते हो अगर आप इनसे सर्विसेज लेते हो। और कुछ नॉर्मल गाइडलाइंस, ओवरऑल रेड फ्लैग्स तो आप जैसे आइडेंटिफाई मैंने आपको बताया आप ऐसे कर ही सकते हो, बावजूद इसके नॉर्मल गाइडलाइंस या गुड टू हैव फैक्टर्स, मतलब कुछ चीज़ों का जो आप प्रिकॉशन आप लेके चलो तो ज़्यादा बेटर है। वो क्या कुछ चीज़ें हैं, कुछ गाइडलाइंस, और वो कुछ गाइडलाइंस कैसी हैं? सपोज आप अपने लिए कोई मैच सर्च कर रहे हो तो इट इज़ बेटर टू फाइंड अ मैच फिजिकली। आप ऑनलाइन मोड्स पे भरोसा मत करो, ये वेबसाइट्स पे या ऐप्स पे भरोसा मत करो, यहाँ पे सब कुछ फेक एंड फैब्रिकेटेड होता है। नंबर 2, ऐसी मैच आप प्रेफर करो जो फिज़िकली आपकी रीच में हो, या कोई ना कोई कॉमन कनेक्शन आपकी उनकी फैमिली के बीच में निकल आए ताकि प्रॉपर वेरिफिकेशन हो सके दोनों तरफ से। थर्डली, एक सिमिलर जॉब प्रोफाइल वाला, अपने सिमिलर कंपनी वाला, सिमिलर इंडस्ट्री में काम करने वाला कोई मैच अगर आपको मिलता है तो दैट इज़ वेरी गुड, क्योंकि कंपैटिबिलिटी इश्यूज उसमें ज़्यादा होंगे नहीं, क्योंकि मोर और लेस आप एक सेम ओवरऑल फ्रेमवर्क के अंदर ही दो लोग काम कर रहे हो। फिर फॉर एग्जांपल अगर आप बैंगलोर के लड़के हो तो अगर लड़की हो एंड यू आर सर्चिंग फॉर अ गर्ल हु इज़ फ्रॉम हैदराबाद, पुणे, मुंबई, गुड़गांव, दिल्ली, तो ये मोरलेस फेयर गेम है, इसमें कोई भी ज़्यादा ऊंचा नीचा वाला केस इसमें है नहीं। बट सपोज अतुल के केस में जैसे कि वो बैंगलोर के थे या किसी और मेट्रोपॉलिटन सिटी का कोई लड़का हो एंड द गर्ल वॉज फ्रॉम जौनपुर, अब भले ही लड़की जौनपुर या इसी लेवल की किसी और सिटी की हो, तो सिटीज़ में ही इतना मिसमैच है तो वहाँ के लोगों के माइंडसेट, थॉट प्रोसेस लेवल पे कितना गैप होगा ये आप खुद सोच सकते हो। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के लोग हैं, भले ही वो लड़की हों या लड़के हों, आप में से कितनों को पट्टी नाम की जगह के बारे में पता है? पट्टी, PATTI, पट्टी।
आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देना कि आपको पता है कि नहीं पता है। अब पट्टी नाम की जगह उत्तर प्रदेश में है, इलाहाबाद से 77 किलोमीटर्स की दूरी पे ये जगह है। जब ऐसी जगहें हैं जिसका नाम भी हमें नहीं पता, तो हम ऐसी जगहों के प्रपोजल्स अगर हमारे पास आते हैं टू इवैल्यूएट फॉर आवर मैरिज, हम उनको कैसे कंसिडर कर सकते हैं, ये बहुत सोचने की बात है। उसके बाद अगर फैमिली का कोई कॉमन कनेक्शन मिलता है तो वो उससे बेटर तो कोई चीज़ हो नहीं सकती। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू ये मेरा अटेम्प्ट था अवेयरनेस देने का। जो यूथ है, जो लड़के हैं जो सर्च कर रहे हैं अपने लिए पार्टनर, अपनी मैरिज के लिए जो प्रपोजल्स को एवेल्युएट कर रहे हैं, क्योंकि ये रेड फ्लैग्स ही उनको फर्स्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दे सकते हैं। क्योंकि लॉ साइड पे, लीगल साइड पे तो लॉज और जुडिशल सिस्टम कितना ज़्यादा रिग्ड है, कितना ज़्यादा वो खुद ही खस्ता हाल में है, ये हमें अतुल सुभाष के केस से साफ साफ नज़र आ गया है। सो हमें ये रेड फ्लैग्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे किस चीज़ को ऑब्जर्व करके हमें क्या चीज़ समझ सकते हैं, कैसे किन चीज़ों को डबल चेक करना है। ऑनलाइन प्रोफाइल्स पे फोकस बिल्कुल ब्लाइंडली नहीं करना है, उनका वेरिफिकेशन, उनके लुक बियॉन्ड करना है, सी थ्रू करना है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम अडॉप्ट करेंगे अपने सिलेक्शन प्रोसेस में, अपने पार्टनर के सिलेक्शन प्रोसेस में, सो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वी विल बी एबल टू फाइंड अ बैलेंस्ड मैच जो कि कंपैटिबल होगा माइंडसेट लेवल से, थॉट प्रोसेस लेवल से हमारे साथ। सो मेरा यही पर्पस था इस वीडियो के थ्रू, यही मेरा अटेम्प्ट था अवेयरनेस देने का रेड फ्लैग्स के ऊपर। सो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, बेनिफिशियल लगा हो और आपको ये कहीं ना कहीं आपके डिसीजन लेने में भी मदद करे, आसान बनाए, सो काइंडली प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।